यूट्यूब चैनल गेट टू गेट मैकेनिकल। ये चैनल पार्टिकुलरली गेट एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है जो बी या बीटेक कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाइब्रेशन के बारे में। जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, द फर्स्ट वन इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन होता क्या है। सेकंड इज टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन कितने टाइप के हैं। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस फ्री विथ नो डैम्पिंग। डैम्पिंग का यहाँ पे कोई केस इस वीडियो में डिस्कस नहीं होने वाला है। एंड द लास्ट इज फोर्स्ड लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस। यहाँ भी सिमिलर है, डैम्पिंग का कोई केस डिस्कस नहीं होने वाला है। अगर आपको ये चारों कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और हमारी नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन क्या होता है। किसी भी बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन वाइब्रेशन कहलाता है। वाइब्रेशन के बेसिकली तीन एलिमेंट्स होते हैं, रिस्टोरिंग एलिमेंट, इनर्शियल एलिमेंट एंड डैम्पिंग एलिमेंट। इसको एग्जांपल लेके समझेंगे ये तीनों एलिमेंट कैसे हैं, क्या कैसे काम करते हैं, क्या है। एक एग्जांपल लेता हूँ, स्प्रिंग मास सिस्टम। एक स्प्रिंग है जिसका एक एंड अटैच्ड है, फिक्स्ड है, और एक एंड मास से अटैच्ड है। ये एक फ्लैट सरफेस पे रखा हुआ है। ये मास का मेन पोजीशन हो गया। लेट अस सपोज आपने इसको एक एनर्जी सप्लाई किया, वेलोसिटी सप्लाई किया v। ये मास डिस्प्लेस हो गया, x दूर तक गया, यहाँ पे आके स्टॉप हुआ, यहाँ वेलोसिटी जीरो हुई। फर्दर ये पीछे गया और यहाँ आके स्टॉप हुआ, यहाँ भी वेलोसिटी जीरो हुई। ये मोशन कहलाएगा वाइब्रेशन। अब समझते हैं एलिमेंट कैसे कैसे हैं, इसमें काम कर रहे हैं। जब आपने मास को एनर्जी सप्लाई की तो मास में मोमेंटम आया, इनर्शिया आया, और मास x दूर, लेट अस से x डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहाँ पे आने के बाद मास पे एक स्प्रिंग फोर्स लगा जो मास को अपनी पोजीशन रिस्टोर करने पर मजबूर कर रहा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे क्या है, रिस्टोरिंग एलिमेंट क्या है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। इस रिस्टोरिंग एलिमेंट की वजह से ही मास वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहता है। अपनी पोजीशन पे आने के बाद इट हैज सम वेलोसिटी, ड्यू टू इट्स इनर्शिया ये फर्दर x डिस्टेंस अदर साइड में ट्रेवल किया। तो इनर्शियल एलिमेंट क्या है, मास ऑफ बॉडी। अगर ये सरफेस फ्रिक्शनल सरफेस है, यहाँ क्या है, फ्रिक्शन, तो ये जो इसका वाइब्रेशन है वो कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगा, मोशन सीज हो जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन, एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी एंड मास विल कम टू अ कंप्लीट स्टॉप। तो फ्रिक्शन यहाँ पे क्या हो गया, डैम्पिंग एलिमेंट। क्लियर है। सिमिलर इज द केस विथ अ बॉल टाइड विथ अ स्ट्रिंग। मास एम पकड़ लेते हैं, अगर आपने इसको किसी एंगुलर पोजीशन थीटा पे ला के रिलीज कर दिया तो ये वाइब्रेट करेगा लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिस्टोरिंग एलिमेंट क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी है जो बॉल को वापस उसके मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है। इनर्शियल एलिमेंट स्टिल मास ऑफ बॉडी। मास क्या है, इनर्शियल एलिमेंट। और एयर रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका डैम्पिंग, डैम्पिंग एलिमेंट। क्लियर है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वाइब्रेशन फ्री वाइब्रेशन भी हो सकता है, डैम्प्ड वाइब्रेशन भी हो सकता है, एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन भी हो सकता है। फ्री वाइब्रेशन को हम नेचुरल वाइब्रेशन भी कहते हैं। फ्री वाइब्रेशन का मतलब हो गया कि आपने वन टाइम एनर्जी सप्लाई किया, उसके बाद कोई भी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। कंसीडर द केस ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम जो हमने पहले भी डिस्कस किया। इसमें क्या है, अगर ये सिस्टम अगर वाइब्रेशन इसमें हो रहा है, आपने वन टाइम इसको वेलोसिटी प्रोवाइड की, उसके बाद अब कोई आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो ये कहलाएगा नेचुरल वाइब्रेशन या फ्री वाइब्रेशन। हाँ, स्प्रिंग फोर्स इस मास पे एक्ट कर रहा है बट वो इंटरनल फोर्स है, इस सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। डैम्प्ड फोर्स वाइब्रेशन क्या हो गया कि बाहर से आप एक्सटर्नल फोर्स भी इस मास पे लगता रहेगा। सिस्टम जो है, ये सिस्टम है, इस पे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स भी लगेगा। डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या हो गया, ड्यू टू सम
फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से मोशन धीरे धीरे सीज हो जाए, धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम हुआ, मोशन सीज हो जाए, तो उस केस में उस वाइब्रेशन को हम बोलेंगे डैम्प्ड वाइब्रेशन। टाइम के साथ इस केस में टाइम के साथ एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होगा और मोशन फाइनली स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये कुछ टर्म्स हैं जो वाइब्रेशन में यूज होते हैं, जैसे मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, साइकिल एंड फ्रीक्वेंसी। ये बहुत जनरल टर्म है, सभी को पता होगा, फिर भी हम एक नजर डालते हैं इस पे। ये मास वाइब्रेट, सब कुछ कीजिए, मास में स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये मास वाइब्रेट कर रहा है, ये इस पोजीशन से आके इस पोजीशन तक ट्रेवल कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है, वापस ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जितना ये मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन कौन सी होगा, ये होगा इसकी मीन पोजीशन, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो वो कहलाएगा एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली जो पोजीशन है वो कहलाएगी एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। टाइम पीरियड क्या हो गया, एक पोजीशन से स्टार्ट होके एक कंप्लीट साइकिल करके वापस उस पोजीशन पे आने में जितना टाइम लग रहा है वो कहलाएगा टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया कि एक सेकंड में ऐसी ऐसी कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है, नंबर ऑफ साइकिल कितनी कंप्लीट हो रही है, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी में मेजर करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत सिंपल है। एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, एक मास है इसका, अगर हमें इसके वाइब्रेटरी सिस्टम को डिस्क्राइब करना है तो जितना भी कोऑर्डिनेट्स चाहिए, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। इस केस में हमें सिर्फ मास m का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, से x, तो x एक ही कोऑर्डिनेट है, एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 1। सिमिलर इज द केस विद दिस, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा 1। अगर टू मास सिस्टम है तो हमें मास m1 का भी डिस्प्लेसमेंट चाहिए, से x1, एंड मास m2 का भी डिस्प्लेसमेंट चाहिए, से x2, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा 2। सिमिलर इज द केस विद दिस, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा 2। ये सब बहुत बेसिक चीज है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि इस बीम पे इनफाइनाइट मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, से m1, m2, डेल m1, डेल m2 सॉरी, डेल m3, डेल m4, ऐसा करते करते इनफाइनाइट मास डेल m इंफिनिटी, और हर का हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, से y1, y2, y3, y इंफिनिटी। तो कितने कोऑर्डिनेट्स हो गए इनफाइनाइट, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन बेसिकली तीन टाइप्स के हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड टॉर्शनल। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन में क्या होगा, जो मोशन होगा मास का वो अलोंग द एक्सिस होगा। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में क्या होगा, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। एंड टॉर्शनल वाइब्रेशन में अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अबाउट। एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एक शाफ्ट है, उसके साथ एक डिस्क अटैच है जिसका मास सपोज कीजिए m है। अगर इस डिस्क का वाइब्रेशन हो रहा है, इसको हमने हल्का सा नीचे पुश किया, रिलीज किया, तो इसमें जो वाइब्रेशन हो रहा है वो अलोंग द एक्सिस, जिसका जो मूवमेंट हो रहा है वो मीन पोजीशन से ऊपर जा रहा है, सॉरी, एंड मीन पोजीशन से नीचे जा रहा है। तो ये एक्सिस के अलोंग इसका मोशन हो रहा है, तो ये कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। ट्रांसवर्स में क्या है, सपोज कीजिए आपने डिस्क को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद फिर रिलीज कर दिया, तो डिस्क का जो मोशन होगा वो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो रहा है, तो ये कहलाएगा ट्रांसवर्स। सपोज कीजिए आपने इस डिस्क पे टॉर्क लगा दिया, तो डिस्क का जो टॉर्क लगाने के बाद रिलीज कर दिया, तो डिस्क का जो मोशन हो रहा है वो अलोंग दी एक्सिस के अलोंग दी हो रहा है, तो ये हो गया टॉर्शनल वाइब्रेशन। क्लियर है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन डिस्कस करने वाले हैं, ट्रांसवर्स एंड टॉर्शनल वाइब्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर है। फ्री लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, इस केस में हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, एम्पलीट्यूड निकालेंगे, जनरल इक्वेशंस निकालेंगे। तो वो निकालने के तीन मेथड है, इक्विलिब्रियम मेथड, एनर्जी मेथड एंड रेलेज मेथड। इक्विलिब्रियम मेथड हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, एनर्जी मेथड एंड रिलेज मेथड डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें सिर्फ बेसिकली हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, एम्पलीट्यूड चाहिए, वो इक्विलिब्रियम मेथड से भी आ जाएगा। गेट में आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, गेट में डेरिवेशन नहीं पूछेगा, फिर भी हम डेरिवेशन देखेंगे।
ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे। सपोज कीजिए एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है से एल, जिसका काम नहीं पड़ेगा। हमने जब मास एम अटैच किया तो स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ, स्टैटिक डिफ्लेक्शन हुआ से डेल्टा। तो डेल्टा यहाँ पे क्या है, स्टैटिक डिफ्लेक्शन अंडर मास एम या ड्यू टू मास एम। तो डेल्टा हम कैसे निकालेंगे, स्प्रिंग फोर्स अगर हम मास का एफबीडी बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो इस पे एक फोर्स लग रहा है एस इंटू डेल्टा और एक फोर्स लग रहा है नीचे एम जी। तो और मास चूंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो एस इंटू डेल्टा मस्ट इक्वल टू एम जी। इस इक्वेशन को याद रखना है, बेसिक सा इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। से मास को हमने एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया, मास को डिस्प्लेस किया एक्स डिस्टेंस और रिलीज किया। से एक्स डिस्टेंस के बाद इट हैज सम वेलोसिटी से v। तो अकॉर्डिंग टू डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, inertia force and net force acting on the mass m must equal to 0। तो अभी आप यहाँ पे देखो, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है एस एक्स और इनर्शिया फोर्स हो जाएगा m डबल एक्स। डबल एक्स क्या है, एक्सेलरेशन। हम यहाँ पे एस डेल्टा और एम जी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, असल में वो भी होगा, एस डेल्टा भी होगा एंड एम जी भी होगा, बट ये एक दोनों को कैंसिल कर देगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल हो चुका है दोनों आपस में। ठीक है, तो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो एम ए एक्स डबल डॉट प्लस एस एक्स बराबर 0। इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, एम से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी ये एक सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है। इसका जनरल फॉर्म अगर देखें तो ये होता है जनरल फॉर्म, जहां ओमेगा एन क्या है, एस बाई एम। इस ओमेगा एन को हम सर्कुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो सर्कुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अंडर रूट एस बाई एम। एस क्या है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, जनरल सी चीज है, स्प्रिंग की स्टिफनेस। इस इस हार्मोनिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा एन टी प्लस बी कॉस ओमेगा एन टी। ये मैथ्स में पढ़े होंगे आप लोग, में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन मोर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको और सिंप्लीफाइड करें तो इसका जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्म में भी हम दे सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स साइन ओमेगा एन टी प्लस फाइव, जहाँ पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये x क्या है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। और x एंड फाइव हम बाउंड्री कंडीशन के बेसिस पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि भाई किस टाइम पे मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट है। अगर दो कंडीशन देंगी, दो इक्वेशन बनेगी, दोनों हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन हम देख लिया, डब्ल्यू एन इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट एस बाई एम। ये नेचुरल सर्कुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड, सॉरी, इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई ओमेगा एन। इसका एनोलॉजी समझिए कैसे है। सपोज कीजिए ये जो मास है, ये ओमेगा एन की स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में 2 पाई कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा, 2 पाई बाई ओमेगा एन। तो टाइम पीरियड यहाँ से निकल गया 2 पाई बाई ओमेगा एन। इसे याद रखने के लिए 2 पाई अंडर रूट एम बाई एस। लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो 1/2 पाई अंडर रूट एस बाई एन। एक चीज आपने लास्ट थोड़ी देर पहले देखी होगी कि एस इंटू डेल्टा इज इक्वल टू एम जी लिखा था हमने, स्टैटिक डिफ्लेक्शन इंटू स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग बराबर एम जी। ये हमने एफबीडी बनाई थी मास एम की, ऊपर एफ फोर्स लग रहा था एस डेल्टा, नीचे फोर्स लग रहा था एम जी। तो हम यहाँ से एस को लिख सकते हैं एम जी बाई डेल्टा। ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई डेल्टा। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का एक फॉर्मूला ये भी है, 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई डेल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखें, आगे काम आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट हमने देखा, जनरल इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की ये हो गई। वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, हम ट्वेल्थ में भी पढ़ते हैं, dx बाई dt किया, वेलोसिटी आ गया एक्स ओमेगा एन कॉस ओमेगा एन टी प्लस फाइव। कॉस को साइन में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो पाई बाई टू प्लस ये, क्योंकि हमें पता है साइन पाई बाई टू प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से पाई बाई टू की लीड पे है।
सिमिलरली हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, दिस इज एक्सेलरेशन, तो डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये आ जाएगा एक्स ओमेगा स्क्वायर साइन पाई प्लस ओमेगा एन टी प्लस फाइव। तो एक्सेलरेशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से पाई की लीड पे है। कहने का मतलब ये है कि जहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैक्सिमम है वहां पे वेलोसिटी वेक्टर जीरो हो जाएगा, जहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो है वहां पे वेलोसिटी वेक्टर मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इनर्शिया इफेक्ट ऑफ मास ऑफ स्प्रिंग। अब तक हमने जो भी केस पढ़ा, हमने स्प्रिंग के मास को कंसीडर नहीं किया। ये स्प्रिंग थी, ये आपका मास m लगा हुआ था, हमने सिर्फ मास m कंसीडर किया, स्प्रिंग को हमने मास लिया। लेकिन व्हाट, क्या होगा अगर स्प्रिंग का भी मास m1 कंसीडर किया जाए? तो कुछ नहीं करना है, ये सिस्टम इक्विवेलेंट है किस सिस्टम के? मासलेस स्प्रिंग, और इस मास को m प्लस m1/3 से रिप्लेस कर दिया जाए। ये दोनों सिस्टम इक्विवेलेंट है। क्लियर है? तो हमें कुछ नहीं करना है, m की जगह पे m प्लस मास ऑफ स्प्रिंग डिवाइडेड बाई 3 कंसीडर करना है, ये इफेक्टिव मास हो गया, ये आपकी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। क्लियर है? एक एग्जांपल है, एक रॉड है मास m1 का जो कि वर्टिकली सस्पेंडेड है, उसका एक एंड फिक्स्ड है। क्लियर है? दूसरे एंड पे एक मास लगा हुआ है जिसका मास m है, सॉरी मास m है, और इसका मास m1 है, लेंथ l है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। तो हमें पता है स्टैटिक डिफ्लेक्शन ड्यू टू दिस मास क्या होता है, mgl/ae। इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ई इज इक्वल टू स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो mg/a अपॉन स्ट्रेस होता है डेल्टा बाई एल। तो यहाँ से अगर आप डेल्टा निकालेंगे तो mgl/ae आ जाएगा, बहुत सिंपल है। अगर हम इसका मास कंसीडर नहीं करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होती? मैंने कहा था ये फॉर्मूला बहुत काम का है, 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई डेल्टा। तो 1/2 पाई जी बाई डेल्टा, डेल्टा इज mgl/ae, तो जी जी कट गया, ae/ml आ गया। अब हमें क्या करना है, इस रॉड का, जो वर्टिकल रॉड है, इसका मास भी कंसीडर करना है। तो हम क्या करेंगे, इस मास की जगह पे इक्विवेलेंट मास यूज करेंगे। इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, m प्लस m1/3। इसका मास भी लेना है, जस्ट लाइक द इन द केस ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग में क्या था, इसका मास m1 था तो हमने m1/3 पुट किया था, तो यहाँ भी इसका मास m1 है, हम इसको m1/3 पुट करके रिप्लेस कर देंगे, तो m प्लस m1/3, सिर्फ m की जगह पे ये मास रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं आगे कौन सी टॉपिक है, डिफरेंट केसेस ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन डिफरेंट केस लिए हैं। तीन डिफरेंट केसेस लिए हैं, तीनों केसेस में हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग की स्टिफनेस क्या होगी। इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकलेगा तो हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें पता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई डेल्टा, या 1/2 पाई अंडर रूट एस बाई एम। तो अगर हम एस इक्विवेलेंट निकाल लें, नंबर ऑफ S1 S2 S3 है, तो इक्विवेलेंट एस क्या होगा, बहुत सिंपल है। पहला केस का तो सिंपल है, एक ही स्प्रिंग है तो S इज इक्वल टू S1। अब हम इस केस को कंसीडर करते हैं, केस नंबर 2। कुछ नहीं करना है, आप ये देखें कि S1 में से डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा 1, S2 के एंड का से डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा 2, और मास का m का डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेल्टा होगा वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होगा। जितना डिफ्लेक्शन S1 का होगा, जितना डिफ्लेक्शन S2 का होगा, दोनों को मिलाएंगे तभी डिफ्लेक्शन मास का आएगा टोटल। क्लियर है? और हमें ये भी पता है कि S इंटू डेल्टा होता है mg, तो डेल्टा क्या होगा, mg/s। वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, mg/s इक्विवेलेंट, यहाँ पे हो जाएगा mg/s1, यहाँ हो जाएगा mg/s2। तो mg mg जो कटने वाला है, ये हो जाएगा 1/s इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/s1
प्लस 1/s2। तो S इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो इस केस में S क्या हो गया, S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। अब हम थर्ड केस कंसिडर करेंगे। थर्ड केस में कुछ नहीं है, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा हुआ है तो मास पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, ये अपने ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा S1 डेल्टा, ये नीचे से इसको पुश करेगा S2 डेल्टा। क्लियर है। और अगर इक्विवेलेंट स्प्रिंग होती तो फोर्स लगता S डेल्टा। तो ये दोनों सिस्टम, ये सिस्टम और ये सिस्टम अगर इक्विवेलेंट है तो दोनों को बराबर कर दो। S डेल्टा मस्ट इक्वल टू S1 डेल्टा प्लस S2 डेल्टा, इन दोनों के फोर्स का सम। डेल्टा डेल्टा कट गया तो S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। तो इस केस में स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया, S1 प्लस S2। बहुत सिंपल था, याद रहेगा। नेक्स्ट, फोर्स लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया था, एक्सटर्नल फोर्स क्या था, जीरो। अब इस केस में क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स भी मास पे लग रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स कैसा भी हो सकता है, वो स्टेप इनपुट भी हो सकता है, हार्मोनिक भी हो सकता है, पीरियोडिक भी हो सकता है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पीरियोडिक यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि गेट में इतना इंपॉर्टेंट ये गेट के लिए नहीं है। स्टेप इनपुट फोर्स की अगर बात करें तो इक्वेशन सेम ही होगी। अगर देखा जाए इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, उस केस में जब इस पे फोर्स नहीं लग रहा था तो बी भी था, अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो गया, सी सी हो गया। क्लियर है। तो सपोज कीजिए इसके पास वेलोसिटी v है, मास इज मूविंग डाउनवर्ड, तो इनर्शिया फोर्स इस पे लगेगा एम एक्स डबल, और एक फोर्स लगेगा एस इंटू एक्स, और एक फोर्स लग रहा है नीचे। फोर्स बैलेंस किया तो एम एक्स प्लस एस एक्स बराबर एफ। याद कीजिए जब फोर्स्ड नहीं था, फ्री के केस में एफ इक्वल टू जीरो था। क्लियर है। इस इक्वेशन को चेंज किया तो एक्स डबल डॉट एम से डिवाइड कर दिया, एस बाई एम एक्स इज इक्वल टू एफ बाई एम। तो ये एक जनरल इक्वेशन आ गया। इसका सॉल्यूशन जो होगा, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन जो होगा आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल के फॉर्म में आएगा। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो सिंपल निकालने का तरीका है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स प्लस ये एस बाई एम एक्स को जीरो करते हैं। तो ये सिमिलर हो गया फ्री लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन की तरह। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें ऑपरेटर डी का यूज करना पड़ेगा। ऑपरेटर डी का यूज कैसे करेंगे, तो डी स्क्वायर प्लस एस बाई एम एक्स इज इक्वल टू एफ बाई एम। हम कंसीडर करेंगे ई की पावर जीरो एक्स, क्योंकि ये तो वन ही होगा। तो हमने क्या किया, एफ बाई एम इंटू वन किया, एफ बाई एम और वन को हमने लिख दिया ई की पावर जीरो एक्स। तो ई की पावर जीरो एक्स जब भी ऐसा होता है, ई की पावर अल्फा एक्स अगर होता है तो हम डी स्क्वायर की जगह अल्फा रखते हैं। डी की जगह हम अल्फा रखते हैं, तो डी की जगह यहाँ पे हमने जीरो पुट किया। तो मेरा इक्वेशन आ गया एफ बाई एस। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया, एफ बाई एस। तो मेरा जनरल सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ विल बी ये, दिस इज सी एफ एंड दिस इज पी आई। तो एक्स माइनस ये जनरल इक्वेशन हो गया। तो आप देख रहे हैं कि बस हुआ क्या कि मीन पोजीशन जो पहले जीरो थी अब वो क्या आ गई है, एफ बाई एस। मतलब कि मास सेम एम्पलीट्यूड सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, बस उसकी जो मीन पोजीशन है वो शिफ्ट होके एफ बाई एस आ गई। अब मीन पोजीशन जीरो ना होके एफ बाई एस हो गया। मतलब ये जो बी बी वाली पोजीशन है ये एक्स इक्वल टू जीरो था जब फोर्स एफ नहीं लग रहा था। अभी मीन पोजीशन सी सी आ गया है, ये हो गया है न्यू मीन पोजीशन अंडर द फोर्स एफ। तो ये मीन पोजीशन की ये डिस्टेंस कितनी आ गई है, एफ बाई एस। तो कुछ भी नहीं हुआ है, अगर फोर्स कांस्टेंट है, सिंपल कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो मीन पोजीशन सिर्फ शिफ्ट हो जाएगी एफ बाई एस के अमाउंट से, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो ये बहुत सिंपल था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हार्मोनिक मोशन। अगर जो फोर्स आप लगा रहे हो वो एक हार्मोनिक फोर्स है, एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, इस फोर्स की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ
इम्प्रेस्ड फोर्स, जो फोर्स लगाया गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्प्रेस्ड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स जो भी है। तो इसकी एफवीडी अगर बनाएंगे तो सेम बनेगी एफवीडी। सपोज कीजिए इसकी वेलोसिटी v डाउनवर्ड है, तो इस पे एक इनर्शिया फोर्स लगेगा m x डबल डॉट, और स्प्रिंग फोर्स तो s x लग ही रहा है, और नीचे एक फोर्स लग रहा है f नॉट साइन ओमेगा t। तो इसको इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी ये। सिमिलर केस आएगा, इसमें भी वही होगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पीआई सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो सेम होगा, क्योंकि हम इसको जीरो कंसीडर करके निकालते हैं, तो वो भी फ्री लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन वाला केस आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी सेम। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें ऑपरेटर डी का यूज करना है, तो हम ऑपरेटर डी का यूज करेंगे, डी स्क्वायर प्लस एस बाई एम एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा एफ नॉट साइन ओमेगा टी डी स्क्वायर बाई एस एम, इसको नीचे लिया, और डी स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। अगर ऊपर साइन ओमेगा टी है या कॉस ओमेगा टी है, नीचे डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर की जगह हम माइनस ओमेगा स्क्वायर रखते हैं। ये ओमेगा वो हमने रखा, तो ये आ गया एफ नॉट साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर रखा, प्लस एस बाई एम। कुछ नहीं करना है, एस बाई एम को हम क्या लिख सकते हैं, याद कीजिए, ओमेगा एन क्या था, अंडर रूट एस बाई एम। तो कुछ नहीं, इसको ओमेगा एन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, आप उसको कुछ पुनः इसको एम बाई एस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, एफ नॉट साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस एस बाई एम, इस पूरे को हम एफ नॉट बाई एम है, सॉरी। ठीक है, इस पूरे को हम एम बाई एस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा एफ नॉट बाई एस साइन ओमेगा टी, नीचे हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एम बाई एस प्लस एस बाई एम इंटू एम बाई एस। ये वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा ओमेगा एन का स्क्वायर वन बटा, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी दिस। क्लियर है? तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इसका एक्स साइन ओमेगा एन टी प्लस फाइव प्लस एफ नॉट बाई एस वन माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो आप देख रहे हैं ये जो सॉल्यूशन है, ये दो हार्मोनिक का सम है। एक हार्मोनिक ये है फर्स्ट, एंड सेकंड हार्मोनिक ये है। क्लियर है? दो हार्मोनिक का सम है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस जितना भी टॉपिक्स क्लियर कवर किया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पेज पे डाले जाएंगे। आप उसके टच में रहिए और वहाँ उसको सॉल्व कीजिए, और कुछ भी डाउट आता है तो आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, और मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।